नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है, देखो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जिनके अंदर कभी भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं होता। क्या है ये? इंसुलेटर्स। जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो एक्चुअल में क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर कभी भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं होता। जैसे कागज होता है, पेपर, माइका नाम से एक मटेरियल होता है, सेरेमिक होता है जिसे कप प्लेट बनते हैं, ग्लास होता है, ये सब डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आते हैं, ये सब इंसुलेटर्स हैं। अब इनकी खास बात क्या है? इंसुलेटर्स तो बहुत सारे हैं, वुड, प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इनकी खास बात ये होती है डाइलेक्ट्रिक्स की कि ये है तो इंसुलेटर, लेकिन जब आप इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो ये पोलराइज होकर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे। जिस डायरेक्शन में आप इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्या प्रोड्यूस कर लेंगे? रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, देखो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो उसका कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, वैसे ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो। उनका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 गैस है या हाइड्रोजन गैस है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि जैसे CO2 गैस में एक कार्बन एटम होता है, उसके दोनों साइड में दो ऑक्सीजन एटम्स इस तरीके से एक लाइन के ऊपर चिपके हुए रहते हैं इस तरीके से, तो इसका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है, जीरो होता है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस के अंदर दो हाइड्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड से चिपके हुए रहते हैं, इनके अंदर भी कोई पोलराइजेशन नहीं होता, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं होते, इसकी वजह से इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जिनका टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना बन रहा है? जीरो, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स वाले जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जैसे HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है और इसमें एक क्लोरीन एटम होता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो इनके बीच में होता है आयनिक बॉन्ड, और इस पे प्लस E चार्ज होगा, इस पे माइनस E चार्ज होगा, दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होगी, तो इससे ये मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से H2O मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एटम जब एक ऑक्सीजन एटम से इस तरीके से चिपके हुए होते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी हाइड्रोजन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को दे देते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस E चार्ज और ऑक्सीजन एटम के ऊपर होगा -2E चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, है ना? तो ये है सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जिसको +2E बोल सकते हो, और यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, जिसको -2E बोल सकते हैं अपन, और दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए ये भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स वाले जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, उनको तो हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आया समझ में इतना? ठीक है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये किस तरीके से काम करेंगे वो समझते हैं। मतलब जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये किस तरीके से पोलराइज होकर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, अब वो समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में देखते हैं, उसके बाद में हम पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ये उसका कोई पीस लिया हुआ है और इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है? जीरो। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते। क्या इन मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है? हाँ जी होता है, क्योंकि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर एटम के अंदर बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसका सेंटर इसी पॉइंट पे आ रहा है जहां पे न्यूक्लियस है, तो फिर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज उसका सेंटर एक ही जगह हो गया, इसलिए वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह मॉलिक्यूल बिहेव नहीं कर पाएगा।
तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हैं, लेकिन सबका सेंटर एक ही जगह पे है, इनके सेंटर पॉइंट के ऊपर। इसलिए सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंडिविजुअली जीरो होगा, और सबको ऐड करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब तक आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक इसके मॉलिक्यूल्स का टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। अब मान लो मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर कोई ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा। अब एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था मान लो। अब आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया है तो फोर्स इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन अब ऐसे सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम पाएगा, अब वो इधर कम जा पाएगा, इधर ज्यादा मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इधर उसको खींचा जा रहा है एक फोर्स अप्लाई करके, तो वो इस तरीके से मूव करेगा, देखो ऐसे जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ होगा, क्या इसी जगह पे होगा जहां पे न्यूक्लियस है, सोच के बताओ। थोड़ा इधर होगा ना। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है वो कहां पे होगा, थोड़ा यहां से होगा। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे, तो सेपरेट हो गया ना सेंटर। इसकी वजह से अब ये मॉलिक्यूल या एटम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब इधर आ जाएंगे एक तरह से, मतलब इधर इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो उनका जो सेंटर है, जो पहले न्यूक्लियस के ऊपर ही आ रहा था, वो अब अलग हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हम दिखाएंगे, सबका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो तो चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है जो मैं इधर दिखा रहा हूँ, और जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या। हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखो, अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो क्या अब भी टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो आएगा पहले की तरह, नहीं जी, अब टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। पहले जीरो था, क्यों, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो था, टोटल भी जीरो आ रहा था। अब ये पोलराइज हो गया एक तरह से, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा वो समझना ध्यान से। देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा वो समझना। अब सबसे पहले तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो गया, पोलराइज हो गया। और पोलराइज होने से इधर देखो एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई। कौन से चार्ज की लेयर बन गई, इधर नेगेटिव चार्ज की। ये देखो एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई क्या इधर, ये वाली। और इधर क्या बन गई बोलो, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। बीच वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे दो लेयर बन गई चार्ज की। इधर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर वाली सरफेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मानी जाएगी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज लेयर है, इससे नेगेटिवली चार्ज लेयर की तरफ आपको डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो मैं यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दिखा रहा हूँ, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन में देखो किधर ले रहा हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज लेयर की तरफ इधर ले रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको ईपी बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था वो कौन था, ई नोट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन, उसका नाम क्या है, ईपी। तो बताओ इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना मिलेगा आपको। तो ई नोट अप्लाई किया था, उसमें से ईपी माइनस कर दो। माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस होगा। तो इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई नोट माइनस ईपी। क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, कम हो गया ना। देखो बाहर कितना ई नोट, अंदर कितना ई नोट माइनस ईपी। तो इससे हमको एक बात समझ में आई कि जब भी हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पोलराइज होकर इस तरीके से एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। और ये जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने का काम करेगा, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम आएगा। किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में। आई बात समझ में।
तो जो मेन यूज है ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, वो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना। आया समझ में? क्लियर एकदम। इसी तरीके से पोलर डाइलेक्ट्रिक भी काम करेगा। देखो कैसे, इसके अंदर ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। सबका क्या होगा? परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन टोटल अगर करोगे उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का तो वो जीरो आएगा। ये कैसे हुआ भाई? अलग अलग मॉलिक्यूल्स का सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन सबका टोटल किया तो कितना आया? जीरो आया। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे ये जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में है। अभी मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताता हूं। ये देखो, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये हो गई, इस वाले मॉलिक्यूल में इधर हो गई। इस तरीके से आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन से, तो सबका टोटल करोगे तो जीरो आ जाएगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो था क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो है, और पोलर में इसलिए जीरो है क्योंकि अलग अलग जो डायपोल्स हैं, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आपस में ही कैंसिल हो गया, इसलिए टोटल जीरो आएगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो मान लो कि मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, जिसका नाम मैंने रख दिया ई नोट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको अरेंज करने का काम करेगा। किस तरीके से? याद करो, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क क्या करता है? इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। याद आया क्या? तो यहाँ पे ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे डायपोल्स हैं, इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एक टॉर्क अप्लाई करेगा और इनको घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करने का काम करेगा इस तरीके से। अभी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए। इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस तरीके से हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो गया। तो क्या अब इनका टोटल जीरो आएगा? नहीं जी, अब ये एक ही डायरेक्शन में है तो सबका टोटल करोगे तो अब ये जीरो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर हो, दोनों को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दोनों एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। साथ में एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे इधर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन रही है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन रही है, और इनके बीच में भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बोलो? तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी डेवलप हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी है, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा E इक्वल टू क्या मिलेगा? ई नॉट माइनस ईपी के बराबर। और क्योंकि यहाँ पे ईपी माइनस किया जा रहा है ई नॉट में से, इसका मतलब ई की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। किससे कम आएगी? ई नॉट से कम आएगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों ही ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो दोनों में ज्यादा रिड्यूस कौन कर पाएगा? तो देखो, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले पोलराइज नहीं है, इनका सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंडिविजुअली जीरो है। ये तो पहले से मॉलिक्यूल्स पोलराइज है एक तरह से। अब ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस इनको अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम जोर आएगा इसके कंपैरिजन में। इसमें तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन जो कि एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था उसके सेंटर को सेपरेट करना है न्यूक्लियस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा वो सेपरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं इनकी कंपैरिजन में एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके पोलराइज करना ज्यादा आसान है, ये ज्यादा पोलराइज होता है। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वाटर है और जो माइका होता है, एक मटेरियल होता है, माइका डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आता है,
तो वाटर ज़्यादा पोलराइज होता है माइका के कंपैरिजन में। रीज़न, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी वो पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आएगा एक तरह से, और इसलिए वो ज़्यादा इजीली पोलराइज होगा, ज़्यादा पोलराइज होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात एकदम, कोई भी डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पोलराइज करेगा, और किसी भी डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन है उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप देख लो। डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन है, इसको कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं पोलराइजेशन को। फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसने टोटल कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर लिया अपने अंदर। जब ये मॉलिक्यूल अरेंज होने ना, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, सबका ऐड हो रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो ये पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, ये जो पोलराइजेशन है किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पोलराइज कर रहा है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बोल सकते हो आप। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, जब आप इसको हटाओगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये वाला जिसको हम बोलते हैं काई। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये जो काई है ना, ये वाला जो सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। और वैसे इसका नाम है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कोई भी मीडियम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना इजीली पोलराइज होगा, कितना इजीली वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर लेगा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। जो इजीली पोलराइज होते हैं मीडियम, उनकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिन मीडियम्स को पोलराइज करने में हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, इजीली पोलराइज नहीं होते, उनकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हमेशा कम होती है। आया समझ में? तो ये क्या है, काई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये तो सिंबल का नाम है, ये तो क्या है, ऐसा एक्स के जैसा सिंबल है, इसको हम काई बोलते हैं, बाकी इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। आया समझ में? क्लियर है एकदम? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन है व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज क्यों हो जाता है जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। तो आपको इसका रीजन पता है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पोलराइज होकर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। तो इसका आंसर यही है। देखो ये CBSE 2005 के अंदर आपको पूछा था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, आपने क्या किया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनको पोलराइज करेगा, और उसकी वजह से इसके अंदर जैसे जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि इनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक डायपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरीके से अरेंज हो चुके हैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखो एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई इधर, इधर वाली सरफेस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, उधर वाली सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये वाली जो पॉजिटिवली चार्ज लेयर है ना, इससे नेगेटिवली चार्ज लेयर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, तो अगर आपने E0 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो EP उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो E0 माइनस EP ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, E0 माइनस EP। E0 क्या है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है। EP कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने खुद ने प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये लिखना है आपको। ठीक है, वैसे लिखा हुआ 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था ये CBSE बोर्ड में 2005 में। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 2 और 3 लाइन्स में आपको आंसर लिखना होता है। तो आप इसमें यही बताओगे, डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो, बाकी इसमें ये बताना होता है
चलो आगे देखो, इसी के ऊपर आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ए प्रॉपर डायग्राम द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड ए डाइलेक्ट्रिक इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहना ये चाह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने पास है और एक कोई कंडक्टर अपने पास है, कोई मेटल बॉडी या कंडक्टर, और उसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसके अंदर मतलब क्या चेंजेस आएंगे या वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और जो कंडक्टर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपको समझाना है यहाँ पे। सेकंड पार्ट में आपको पूछा डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको भी हम बाद में देखेंगे, पहले जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का पहले उसको सॉल्व करते हैं। देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ए प्रॉपर डायग्राम द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तो आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा और एक आपने कंडक्टर को रखा, तो उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से उनको अफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम आपको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बता रहा हूं, इसके लिए आपको पहले से पता है, जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, कौन सा मीडियम है ये, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। और इसकी वजह से इधर तो एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन रही है सरफेस पे और इधर वाली सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेगी, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी जो कि पॉजिटिव चार्ज लेयर से नेगेटिवली चार्ज लेयर की तरफ होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी से डिनोट किया जाता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉर्मली ई नोट से डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा ई नोट माइनस ईपी। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैं इसी चीज़ को आपको किसी कंडक्टर के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, इसके अंदर इस बार आपने क्या रखा, किसी कंडक्टिंग मीडियम को रख दिया, किसी मेटल बॉडी को रख दिया सपोज करो। अब जो मेटल्स होते हैं उनमें एक खास बात होती है कि उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, इसलिए उनको कंडक्टर नाम देते हैं। जितनी भी मेटल्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्टर्स की खास बात क्या है, उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर, जो कि इस कंडक्टर के अंदर हैं, उनके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये चीज इस बार हमने क्या ली है, कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे, तो इधर आना स्टार्ट हो गए इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे इसके अपोजिट फेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आता जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज इस कंडक्टर का 0 होना चाहिए। भी पहले ये चार्ज नहीं है ना, तो टोटल चार्ज क्या है 0, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। तो फिर ये चार्ज कहाँ से आया, ये तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली घूम रहे थे पहले, अब वो इधर आके इकट्ठा हो गए, इधर आके इकट्ठा हो गए, तो इधर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इधर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगेन देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की और एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेयर बन जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, बीच वाले चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज देखा जाता है। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर बनी थी, वैसे ही इसके अंदर भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर बन रही है, और इसकी वजह से एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको ईपी बोल देता हूं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, वो सब इधर आते जा रहे हैं,
और इलेक्ट्रॉन्स के इधर इकट्ठा होने से इधर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इधर कौन सा चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना इधर नेगेटिव चार्ज आएगा एग्जैक्टली उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज है, तो जिन एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इधर कंसिडर कर रहे हैं अपन। तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे ना इधर, उधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज। और जैसे जैसे इस चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये भी बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता है एग्जैक्टली इस ई नोट के बराबर हो जाएगा, और जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आता है ई नोट माइनस ईपी, ये ईपी जब ई नोट के बराबर ही हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये परफेक्टली इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईपी की वैल्यू ई नोट के बराबर हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ऐसा नहीं हो पाता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमेशा ईपी कम रहेगा ई नोट से, यही फर्क है दोनों में। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ईपी की वैल्यू ई नोट के बराबर कभी नहीं होती, इतना ये पोलराइज नहीं हो सकता कि ये इसके अंदर जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए और उसको पूरा कैंसिल कर दे। ऐसा कंडक्टर में हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पे अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना हो जाएगा, 0। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना बंद, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर इधर मूव नहीं करेंगे, जितना मूव कर चुके हैं, जिनकी वजह से ये रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी प्रोड्यूस हो चुका है, जिसने ई नोट को कैंसिल कर दिया, उसके बाद में ईपी और नहीं बढ़ेगा। जब ये इसके बराबर हो जाता है ना तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो क्या अब और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि अब उन पे फोर्स नहीं लगेगा, जितने मूव कर चुके हैं वो तो रहेंगे और एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो कंडक्टर है उसको जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके लिए ये याद रखना है कि उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अंदर 0 नहीं होगा, लेकिन इसमें 0 हो जाएगा। तो क्या फर्क है दोनों में, समझ में आया क्या? दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करते हैं अपने अंदर, लेकिन कंडक्टर तो पूरा ही रिड्यूस करके 0 कर देगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कम तो कर देगा, रिड्यूस तो करेगा, लेकिन 0 नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों का बिहेवियर समझ में आया क्या? ठीक है, याद रखना है इसको। इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बताना है कि उसका पोलराइजेशन कैसे होगा, फिर एक लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक जो नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक होता है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन के साथ में रिलेशन भी बताना है। ये दोनों रिलेशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना ही क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। और इसका फॉर्मूला होता है पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो उसने प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स जब अरेंज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तो कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टोटल प्रोड्यूस कर लेता है डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। फिर पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें रिलेशन क्या आपस में, तो देखो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो ना उसकी वजह से वो पोलराइज होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हो तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है जिसको हम काई के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये वाला जो सिंबल है काई, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये तो सिंबल का नाम है, जैसे थीटा होता है, ओमेगा होता है ना, वैसे ये जो सिंबल है इसका नाम है काई। और ये जो सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। किसको, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी मीडियम कितना इजीली पोलराइज होगा।
अगर किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इजीली पोलराइज होगा। मतलब अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करोगे तो वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पोलराइज होकर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। और अगर किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कम है तो वो इजीली पोलराइज नहीं होगा, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। डिफरेंस समझ में आया इसमें, है ना।